करेंगे पास पेपर से एमसीक्यूज़ के जो हम फिजिक्स के कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। ये मई जून 2022 का पेपर 1 वेरिएंट 2 यानी पेपर 12 है। सो लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द डायग्राम रिप्रेजेंट द मून। ये एक मून है इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, यानी वो अर्थ के आसपास गर्दिश कर रहा है। विच एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सन एट द मून एट द इंस्टेंट शोन, यानी इस वक्त इसके ऊपर कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है इन चारों में से। हमने ज़रूर सेंट्रीपिटल फोर्स का पढ़ा है, यानी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी हर चीज़ होती है जिसके पास मास होते हैं वो चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। जैसे अर्थ जो होता है वो मून को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो मून के मास से ज़्यादा है। वैसे सन जो होता है वो अदर प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये सर्कुलर मोशन में करता है। जैसे ये मून जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है। जितनी कशिश होगा उतना वो करीब होगा। सो सर्कुलर मोशन इट विल मूव टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ इन द सर्कुलर वे। सो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। सो जिसकी इस मूवमेंट की वजह से वो ऐसे गर्दिश करेगा, इस सर्कुलर ऑर्बिट में डायरेक्शन में मूव करेगा बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू इट्स मास। क्वेश्चन नंबर 6 says a measuring cylinder containing water is placed in a balance. A stone is placed into the water, यानी इस मेजरिंग बैलेंस के अंदर एक स्टोन डालती है। द डायग्राम शोज द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड द मेजरिंग सिलेंडर, यानी ये बैलेंस की रीडिंग है, यानी इसका वजन कितना है, मास कितना है इस मेजरिंग सिलेंडर का पानी के साथ और स्टोन और पानी के साथ दोनों के साथ, और फिर ये वॉल्यूम भी दी हुई है। अब हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी जो होता है हमारा वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो मास हमारे पास ये 55 विदाउट स्टोन एंड 92.5 विद स्टोन, यानी हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टोन का मास आ जाएगा। ओके, सो 92.5 माइनस 55.0 हमारा होता है 737.5। ओके, ये हमारा ग्राम में मास हो गया स्टोन का। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो उसकी इनिशियल वॉल्यूम है, यानी जो ये स्टोन की वगैरह ये 20 है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये आपकी है 35, ये 35 है। सो इसकी वॉल्यूम जो होगी जो वो 35 माइनस 20 होगी। जिस तरह हमें मास को कैलकुलेट करने के लिए दोनों मास को माइनस किया, वैसे ही इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए दोनों को माइनस करेंगे। 35 माइनस 20 आपका होता है 15, यानी 15। तो मास अपॉन वॉल्यूम कितना हो? 37.5.15। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 2.5 आएगा, यानी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। सो आपका ये आंसर होगा। होपफुली मास वॉल्यूम कैलकुलेट किया हमने, फिर उसको फार्मूला डेंसिटी का फार्मूला, और फिर हमारा उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, ये सवाल मुझे देख के टर्निंग इफेक्ट का लग रहा है, फोर्स से रिलेटेड है। द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वेट 50 न्यूटन, यानी एक ब्लॉक है जिसको सीधा रखा हुआ है एक टेबल के ऊपर, जिसका जो वजन है वो 50 न्यूटन है। ठीक है, वेट 50 न्यूटन दैट इज पिवटेड अबाउट पॉइंट पी, यानी इस पॉइंट है जहाँ पर। द हाइट ऑफ द ब्लॉक इज 40, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज 8 सेंटीमीटर वाइड। What is which horizontal force F just make the block start to rotate about P, यानी कितना फोर्स चाहिए जिसकी वजह से ये रोटेट करें यहाँ से। सो आप देखेंगे 50 न्यूटन का फोर्स है, ये सेंटर ऑफ मास है इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है ये होगा 8 का हाफ होगा, क्योंकि बीच में ना यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 है, तो ये 4 सेंटीमीटर, यानी जिसकी टॉर्क जो होगी वो 50 × 4 होगी। 50 × 4 क्यों? मास इंटू डिस्टेंस होता है, वेट इंटू डिस्टेंस, 200 न्यूटन मीटर। ठीक है,
अब हम इसका जो कैलकुलेट करेंगे कि इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का जो सम होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। सो ये हमारा जो इसका डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है, यानी 40F = 200 होना चाहिए। इन दोनों का जो वैल्यू सेम होनी चाहिए ताकि ये बैलेंस हो सकते हैं। इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर ये यहाँ से ये मूव करेगा। सो F की जो वैल्यू होगी वो होगी 200/40, जो कि आपकी 515 के बराबर होगा, यानी 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये यहाँ से मूव कर पाएगा। सो हमारा आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज एट इट्स सेंटर, यानी ब्लॉक है। अ स्मॉल हैवी वेट इज अवेलेबल, यानी एक छोटा सा वेट, यानी मैं ये बना देती हूँ, ये एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स है, यानी वेट अवेलेबल है। सो मैं क्या कर रहा हूँ जिससे इसका जो सेंटर ऑफ मास हो सबसे नीचे हो, यानी सबसे कम हो। सेंटर ऑफ मास नीचे होने के लिए ज़रूरी है कि मेरा बेस एरिया ज़्यादा हो। बेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सेंटर ऑफ मास नीचे होगा, यानी ये जो मास हो नीचे की तरफ ज़्यादा हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो नीचे की तरफ। वेट तो उसमें बोले अरेंज कैसे करें जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास नीचे हो। इन विच अरेंजमेंट इज द सेंटर ऑफ मास द लोएस्ट। वेट फेस एक्स ऑन द टेबल। अब फिक्स एक्स का देखें आप, बेस एरिया कम है मुकाबले में फेस वाई का, सो फेस एक्स को हम नहीं मानेंगे। फिक्स एक्स का तो उल्टा हो जाएगा, तो उसका बेस एरिया होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास नीचे के अलावा ऊपर हो जाएगा। यानी अगर मैं ये बनाऊँ, इसको आप एक्स बेस समझ लें, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाएगा नीचे का होने के अलावा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द बेस विल इंक्रीज। सो एक्स नहीं हो सकता। अब इसने विद फेस वाई हो सकता है। विद फेस एक्स ऑन द टेबल विद एक्स तो हो ही नहीं सकता आपका। विद फेस वाई ऑन द टेबल एंड द हैवी वेट अटैच सेंट्रली ऑन टॉप ऑफ द बॉक्स, यानी इस ब्लॉक के ऊपर मैं एक वेट रख दूँ, यानी छोटा सा बॉक्स रख दूँ, यहाँ कोई वजनी चीज़ रखूँ, जिसकी वजह से उसका सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। उसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी तो मास है, जो ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, नीचे ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी ना। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर मास कोई वज़न डालूंगी तो उसका वज़न वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ होने के अलावा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर इसका सेंटर ऑफ मास ये है, मैं इसमें ये डाल दूँगी, इसके ऊपर ये रख दूँगी, तो इधर आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ। सो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये टॉप ऑफ द ब्लॉक रखा है। अगर ये डाउन द ब्लॉक रखा हो तो फिर हमारा ये आंसर हो सकता था। सो करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि वाई का बेस एरिया ज़्यादा है और उसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ हो जाएगा। फुली आपको समझ में आया होगा। अब हम फॉरवर्ड चलते हैं। ये हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ extension force. The graph shows how the extension of a spring depends on the force applied. Which point is the limit of proportionality? हमें पता होना चाहिए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। इस ग्राफ के मुताबिक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो होता है जहाँ पर आपका जो ग्रेडियंट है वो चेंज हो। ग्रेडियंट क्या हो? चेंज हो। यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन उतनी है जितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, यानी कांस्टेंट है, कि आपका कांस्टेंट है, मगर इसके आगे सी से जब आप आगे जाएंगे तो कम हो रहा है, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, यानी एक्सटेंशन उसके आगे नहीं हो रही। सो आपका जो पॉइंट सी होगा, यानी जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट से आगे आपका ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर इस पॉइंट से ज़्यादा आप एक्सटेंड करेंगे या फोर्स अप्लाइड करेंगे तो फिर वो अपनी वापस पोजीशन में नहीं आएगा। सो आपका आंसर सी होगा, क्योंकि उसके बाद आपका जो ग्रेडियंट है वो चेंज हो रहा है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10. An elastic spring has an unstretched length of 30 सेंटीमीटर, यानी कि इलास्टिक स्प्रिंग है, इसको जो मैं बनाती हूँ, ये एक इलास्टिक स्प्रिंग है, इसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। A load of 6 Newton is hung from the spring and the length of the spring is now 66 सेंटीमीटर, यानी मैंने इस स्प्रिंग के ऊपर
एक वज़न लगा दिया 6 न्यूटन का, ये 6 न्यूटन का, जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ हो गई, इसकी जो न्यू लेंथ हो गई नाउ वो हो गई 66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलता ये है द 6 न्यूटन लोड इज रिमूव्ड एंड द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी वो अपने इसको मैंने हटाया तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो गई, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ जो कि 30 सेंटीमीटर थी। सो ये पूछता है सवाल, अ लोड ऑफ 2 न्यूटन इज नाउ हंग, यानी 2 न्यूटन का मैं वज़न इसके ऊपर लगाऊं तो कितना एक्सटेंड होगा, उसकी न्यू लेंथ कितनी होगी। इसने पूछा इसकी अब न्यू लेंथ कितनी होगी, जैसे 6 न्यूटन को अप्लाई करने के लिए उसकी न्यू लेंथ थी 66 सेंटीमीटर। ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें पता है F इजिकल टू के एक्स, के इज़ दी स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट होता है ये आपका फोर्स होता है, यानी आप फोर्स कितना वज़न इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, और ये एक्सटेंशन होती है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना ज़्यादा मैं उसको ऊपर वज़न डालूंगी उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी। अगर मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट के कांस्टेंट है तो यानी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे यहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, इसके बाद ये बढ़ तो रहे मगर उस कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा, बल्कि ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। सो F इजिकल टू के एक्स। सो फोर्स हमारे पास दिया हुआ है, अगर इसने जब 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो मेरी एक्सटेंशन कितनी हुई, एक्सटेंशन इज डी जितना मेरा एक्सटेंडेड जो मेरी न्यू लेंथ आई है 66 माइनस द ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि इतना एक्सटेंड हुआ है 66 माइनस 30 मेरा एक्सटेंड हुआ है। 66 माइनस 30 जो होता है वो मेरा होता है 36 मेरा एक्सटेंशन हुई है, इतना एक्सटेंड हुआ है। ओके, सो 6 इज इक्वल टू 36 के इज इक्वल टू 6/36 जो कि मेरा होता है 1/6। ओके, ये मेरी के की वैल्यू आ गई। जब मेरे पास के की वैल्यू आ गई तो उसने बोला है मेरी एक्सटेंशन तो 2 न्यूटन की बात कर रहा है वो, तो 2 इज इक्वल टू 1/6x, दिस इज माई एक्सटेंशन। तो x इज इक्वल टू 12, 6 इंटू 2 कितना होता है 12 होता है। तो ये मेरी 12 सेंटीमीटर विल बी माई एक्सटेंशन बट नॉट द न्यू लेंथ। न्यू लेंथ जो होगी मुझे उसको ऐड करना होगा, ये ओरिजिनल लेंथ प्लस द एक्सटेंशन प्लस द x इज इक्वल टू माई टोटल final length। 30 plus 12 is equal to 42, which will be my final length when the force is 2 Newton. So this will be my answer। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।